नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा के ऊपर। जैसे कि हमने फोर्थ ग्रेड का कंप्यूटर का सिलेबस एक बार पूरा कर लिया है। आज जो जिस विद्यार्थी ने क्लास शुरू कर ली है तो अपनी कुर्सी की पेटियां थाम ले, क्योंकि ये क्लास 1-1.5 घंटे की होने वाली है। और जिस विद्यार्थी ने भी ये क्लास कंप्लीट देख ली आराम से बैठ के, उसका सिलेबस कंप्लीट फोर्थ ग्रेड का कंप्यूटर का। क्योंकि ब्रह्मास्त्र ऐसा ही है कि एक बार में सारी चीजें खत्म कर देता है। ब्रह्मा जी का अस्त्र ब्रह्मास्त्र है ही ऐसा कि जिस किसी को भी लग गया उसका खेल खत्म है। वैसे वैसे ये कंप्यूटर का जो ब्रह्मास्त्र है, जिस किसी ने देख लिया उसके कंप्यूटर के जो ये 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे वो एज इट इज कर लेके आएगा। ठीक है, आज हम पूरी अच्छी तरीके से जीरो टू हीरो बेसिक टू एडवांस मैं मतलब आपके सामने वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। बार बार जो अधीनस्थ बोर्ड या राजस्थान सरकार आपके हर एग्जाम में बार बार रिपीटेड कर रही है। आज हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उन क्वेश्चन से वापस हमारे इस फोर्थ ग्रेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। बिना किसी देरी के हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसी के साथ इस पीवाईक्यू की थ्योरी में या एमसीक्यू जो भी होंगे उनके साथ हम उनकी पूरी थ्योरी देखेंगे। थ्योरी देखने का मतलब ये है कि आपके साथ जब एक ऑप्शन आएगा तो आप पूरा ऑप्शन या जितने भी काम आप पूरा एक साथ कर सकते हो। और जिस भी विद्यार्थी का फोर्थ ग्रेड का एग्जाम है उसको पहले ही बताया है आराम से, जिस विद्यार्थी ने अच्छे से तैयारी की है उसका सिलेक्शन जरूर होगा और जिसने लापरवाही की उसका सिलेक्शन नहीं होगा। साफ बात है सर, ठीक है ना। लेकिन हम उन सभी बातों को छोड़ के हम बात करेंगे कंप्यूटर की। आप सभी ने जीके पढ़ लिया, मैथ पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, लेकिन आप सभी इस डर में रह गए कि चलो कंप्यूटर तो छोटा सब्जेक्ट है, छोड़ देते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन एंडिंग में कर लेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस एंडिंग का जो अस्त्र है ब्रह्मास्त्र आपके लिए काम आएगा। आज हम बात करेंगे पूरे के पूरे कंप्यूटर सिलेबस के ऊपर। टॉप 100 एमसीक्यू है जो पिछले 3 सालों से 4 सालों से रिपीटेड हो रहे हैं। 3 या 4 सालों से क्या हो रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं, उसी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस ब्रह्मास्त्र में मेरे विद्यार्थियों सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने का देखो, जिसका सिलेबस पढ़ा हुआ है वो देखेगा कि सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ साथ मेरे से पहले क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करो। जैसे कि मैं आपको आंसर बताऊंगा उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर ये है, और जो चीज समझ में नहीं आएगी वो आपको मैं समझाऊंगा आराम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ एआई? यहाँ पर पूछा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है। तो इसमें देखो मेरे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपकी ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि जॉन मैककार्थी। अब ये क्या है, आपकी एआई के फादर कहा जाते हैं। क्या कहते हैं? एआई के फादर साहब कहते हैं। अब मैं वो कुछ नहीं बताऊंगा कंप्यूटर क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, हार्ड क्या होती है, सारी चीजें मैंने एक क्लास ले रखी है। आज हम ओनली फॉर जैसे क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एआई के फादर आपसे अगर पूछ ले कौन है, जॉन मैककार्थी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हो गए। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर की पीडीओ के संदर्भ में स्तंभ 1 और स्तंभ 2 पर विचार कीजिए। वर्तमान में अभी क्वेश्चन का पैटर्न को देखते हुए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं मैचअप वाले, कि आपको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को क्या करना है, विचार विमर्श करके मिलान करना है। अब एक तरफ दी गई है जो आपके कंप्यूटर की पीडीओ में यूज होने वाली चीजें, और एक तरफ आगे कंप्यूटर की पीडीओ दी गई। सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ ट्रांजिस्टर की, अब ये ट्रांजिस्टर है जो किस जनरेशन में यूज हुई? मैंने कहा सेकेंड जनरेशन हुई। चलो यहाँ से मैं ले मतलब एक का हो गया आपके सी। फिर आपके VLSI, अब ये आपकी थी 4th जनरेशन में। कहाँ पर आपकी 4th जनरेशन? ये रही, मतलब आपके 4th में हो जाएगा ए हो जाएगा। चलो ठीक है, मशीनी लैंग्वेज और परम। अब इसमें देखो अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो तो परम आपके जो है आपके 5th जनरेशन का, कहाँ का है 5th, मतलब आपके डी में होगा आपके बी। अब तो यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ए का सी, ठीक है, और 2 का ए, चलो ठीक है, और 3 का बी। ये तो नहीं होगा, ए का सी देखो कहाँ पे। अब आपको वहां से चाहिए, देखो 1 नंबर में सी कहाँ पे, सर ये रहा, ठीक है। 2 नंबर में आपके बी कहाँ पे, सर ये रहा। 3 नंबर में आपके मशीनी लैंग्वेज है जो किसकी, कौन सी लैंग्वेज है, डी 1st जनरेशन की, ये हो गया। और आपको सबसे लास्ट दिया गया है परम जो आपके 5वीं जनरेशन का कंप्यूटर है, ये रहा। तो अपना आंसर होगा ये वाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिस्टर 2nd पीढ़ी की है, VLSI 4th पीढ़ी का है, मशीनी लैंग्वेज आपके हो गए, और परम हो गया आपके 5th पीढ़ी का। मतलब इसमें दिया गया है कि कौन सी पीढ़ी में कौन सी चीज यूज की गई है। जब हमने पूरी क्लास ली थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, एक जनरेशन की हमने अच्छे से बात की थी, वहां पर आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। और अभी क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं।
मैचअप वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो हमें इनको पे तैयार करना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर की प्रथम से पंचम पीढ़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है। इसमें से कौन सी श्रृंखला है जो फर्स्ट जनरेशन से कहां तक, फिफ्थ जनरेशन को दर्शाती है। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन में देखो आपके आया था एनएक कंप्यूटर, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में अभी इससे पहले क्वेश्चन देखा था ट्रांजिस्टर, ये हो गया। सीडीसी 6600 ये आपके थर्ड जनरेशन है, और वीएलएसआई हमने देखा था फोर्थ में, और परम देखा था हमने किसमें, फिफ्थ जनरेशन में। तो 1 2 3 और 4। अब देखो ट्रांजिस्टर था सेकेंड में, गलत, ये फर्स्ट में, चलो ठीक है। मशीन लैंग्वेज फर्स्ट में, लेकिन बाकी वाली चीजें नहीं मिल रही है यहाँ पे, ये 5 जनरेशन में आ गया आपके ये वाला। लेकिन ये जो चीज है आपके डी वाला, इसमें प्रॉपर सीक्वेंस वाइज दिया गया है, 1 2 3 4 कैसे। फर्स्ट जनरेशन एनएक कंप्यूटर, सेकंड ट्रांजिस्टर, थर्ड सीडीसी 6600 कंप्यूटर का नाम है एक, और आपके फोर्थ है वीएलएसआई चिप, और फिफ्थ है आपके परम कंप्यूटर। ये आपका आंसर होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, ठीक है मेरे मित्रों। ये जो 2 क्वेश्चन हमने देखे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर देखे, और इस 2 क्वेश्चन में हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर हो सकता है कैसे। देखो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर आ गए आपके, इसमें आ गए ट्रांजिस्टर टेप, और वीएलएसआई इसमें आ गया, और आपके आ गया परम सिद्धिक कंप्यूटर। ये सारी चीजें इस प्रकार से होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिए गए हैं सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। हु इज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के पिता कौन है। अब विश्व स्तर पर पूछ रहे देखो, इसमें दिया गया विश्व, हम बात करेंगे विश्व में, हम फिर भारत की बात करेंगे, भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं। देखो विश्व में अगर आपको पूछे कि सुपर कंप्यूटर के पिता कौन है, तो सुमेरु ग्रह है, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर भारत में पूछ लें भारत में कौन है, तो आपके हैं विजय पांडुरंग, विजय साहब कौन है, विजय पांडुरंग भटनागर साहब कौन है आपके भारत के सुपर कंप्यूटर के क्या है, पिताजी है सर। कौन है, पिताजी कौन है, विजय साहब जी, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, ठीक। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया गया है भारत में पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, भारत में बने पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। अगर आपसे कोई पूछे भारत के पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था, क्या था, सिद्धार्थ। और भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, वो था आपका परम था। कौन सा था, परम। ये आपके इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, कहाँ का, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था आपके, परम था। कौन था, परम। और भारत, इसमें से अगर बोले भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, सिद्धार्थ था। कौन सा था, सिद्धार्थ कंप्यूटर। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर डिवाइस नहीं है। पोर्टेबल का मतलब हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, पोर्टेबल का मतलब कहीं पर भी हम ले जा सकते हैं किसी भी। देखो आपके लैपटॉप है, लैपटॉप को आप ले जा सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, ये वर्ड आपको ध्यान देना, ये नहीं पूछा कौन सा है, इसमें पूछा कौन सा नहीं है। चलो ठीक है, नोटबुक आती है उसको भी हम ले जा सकते हैं। पाम टॉम ये हाथ वाला आपने बताया था अपने क्लास में, जो होता है हाथ में यूज करके यूज करते हैं। लेकिन मेरे मित्रों हम डेस्कटॉप को कहीं नहीं ले जा सकते, आपके जो पीसी होता है उसके डेस्कटॉप को कहीं नहीं ले जा सकते। तो ये पोर्टेबल डिवाइस नहीं, एक वाला जगह जहाँ पर जगह फिट कर दे वहीं पे होगा। अब लैपटॉप में क्या होता है, आप लैपटॉप को कहीं पर भी ले जा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आप डेस्कटॉप को कहीं पर नहीं ले जा सकते। ये आपका आंसर इसका ये सही हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम की कार्य प्रणाली को अंकित कीजिए। कंप्यूटर सिस्टम की कार्य प्रणाली क्या, देखो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली मैंने बताया था आईपीओ है। क्या है, आईपीओ। अब आईपीओ क्या होती है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ये कहीं पर दिया गया है, देखो आईपीओ, ये रहा आपके क्वेश्चन बता सी आंसर। आईपीओ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। उससे पहले आपका आता है यूजर। क्या आता है, यूजर। मतलब यूजर जैसे कमांड देगा, फिर कंप्यूटर उसको क्या कमांड होगा इनपुट वाला, फिर कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस, फिर वापस मानव की लैंग्वेज में से क्या देगा, आउटपुट देगा। सर क्या देगा, आउटपुट देगा। ये आपके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है, आपके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली किस पे काम करती है, आईपीओ प्रणाली पर आपके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली काम करती है। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है पावर पॉइंट में कौन सा टैब शेप्स को इंसर्ट करने की अनुमति देता है। अब इसका नाम ये है कि इंसर्ट। देखो कौन सा टैब, शेप मतलब कोई भी आकृति, क्या हो गया, कोई भी आकृतियां जो आपको क्या करनी, इंसर्ट करनी है। क्या करनी, इंसर्ट मतलब क्या होता है, लाना है। और लाना लगेगा कौन, ये इंसर्ट टैब। कौन सा लगेगा, इंसर्ट। डिजाइन टैब, डिजाइन व्यू टैब में आपने जो फाइल बनी है उसको आप देखोगे, ठीक है। रिव्यू में भी उसकी फाइल की समीक्षा करोगे। लेकिन जो डिजिटल टैब है इसके माध्यम से आप फाइल के अंदर चाहे डिजाइन लानी हो, चाहे शेप्स लाने हो, चाहे फोटो या ऑडियो कुछ भी लाना हो, तो किसके माध्यम से होगा, इंसर्ट टैब से। जहां पर ये वर्ड देखिए इंसर्ट करना हो तो कौन सी टैब काम आएगी, आपके इंसर्ट टैब काम आएगी, ठीक है मेरे मित्रों। चाहे आप पावर पॉइंट हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे आपके हो
वर्ड हो। अगर एमएस वर्ड का क्वेश्चन पूछ ले एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके माध्यम से डॉक्यूमेंट में सेफ इंसर्ट होते हैं, सेफ इंसर्ट होते हैं। अब उस क्वेश्चन में उसका आंसर छुपाओ सर, ये रहा इंसर्ट टैब। कौन सा हो गया? इंसर्ट टैब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है? ये क्वेश्चन आपके अभी पटवारी का एग्जाम होता उसमें पूछा गया था, इसमें पटवारी 2025। क्या सर ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं? देखो हमने ओएस की क्लास ली थी तो इसमें बताया था मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है, मल्टी प्रोग्राम पे भी होता है और टाइम शेयरिंग बेस भी होता है, लेकिन ये जो मल्टीटास्किंग है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग है, स्वयं में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये अपना आंसर हो गया मल्टीटास्किंग, इसका सही आंसर। बाकी ये तीनों के तीनों आपके कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में? मल्टीटास्किंग, एक साथ टास्क करना, मल्टी प्रोग्राम, एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम, और टाइम बेस्ड शेयरिंग प्रोग्राम। ये सारा किसके भाग है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। लेकिन ये जो मल्टीटास्किंग है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अब ये की मैंने बता रहा हूँ पटवारी के दोनों की से हुई थी आपके शिफ्ट, उन दोनों शिफ्टों में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है। अब इसमें घुमा के पूछ लिया कि एमएस वर्ड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या है। अरे मेरे मित्रों हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? और कुछ विद्यार्थी करके आएंगे Ctrl+H, क्या आएंगे सर एच से शुरू हो जाए? नहीं, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K होती है। क्या होती है? Ctrl+K हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। अब हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है? कि लिंक क्रिएट करना, लिंक बनाना। क्या करना? लिंक बनाना। वो कौन बनाएगा? आपके हाइपरलिंक बनेगा। कौन बनाएगा? आपके हाइपरलिंक। ठीक है, अब इसके साथ देखो ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं जिसमें सारे मिक्सअप है, आपके कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन मिक्सअप है, चाहे इनपुट आउटपुट मेमोरी वगैरह सारे के सारे एक साथ मिक्सअप है, तो उसको अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है ना। अब चलिए आगे देखिए, ये आपके अभी तक 10 क्वेश्चन हुए, अभी 100 क्वेश्चन बचे, 90 क्वेश्चन बचे हैं। देखिए क्वेश्चन हमें अच्छे से तैयार करना है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा सर कंप्यूटर का प्रकार है या नहीं? तब पता चलेगा जब आप कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ोगे, उसमें पता करोगे मैन लेन वेन क्या होती है। देखो इधर लिखा हुआ है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, सर ये तो है हमने पढ़ा था। ये लिखा हुआ है पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये भी ठीक है सर। ये लिखा हुआ है लेन, लार्ज एरिया नेटवर्क, ये गलत है। लार्ज एरिया नहीं, ये तो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और ये लिखा हुआ है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये दोनों सही है। अब इसमें से गलत कौन सा है? ये लेन वाला है सर, ये आपके इसका भाग नहीं, लार्ज एरिया नहीं होगा, वो होगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा। क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क होगा। चलो ठीक है आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सेल का निम्न में से कौन सा कमांड आपको अगली बुक विंडो में ले जाता है? एक्सेल में ऐसा कौन सा कमांड है जो आपको अगली वर्कबुक होगी, जो विंडो बुक होगी, अगली चीज में आपकी एक नई विंडो ओपन होगी उसमें लेके जाएगा। ध्यान से, ना कि पेजेस या सेल्स में, ये बताएगा कि कौन सी वर्कबुक में हम आगे जाएंगे शॉर्टकट की माध्यम से। वो शॉर्टकट की होगी आपकी या तो F6 या शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करनी है F6। इससे क्या होगा कि अगर आपको देखो यहाँ पर एक विंडो ओपन की हुई एक्सेल की और एक यहाँ पर की हुई एक्सेल की विंडो फर्स्ट और विंडो सेकंड, आप काम कर रहे हो विंडो फर्स्ट पे, तो अगर आपको डायरेक्ट इस पे जाना है तो आप प्रेस करोगे F6 या F6। इसके साथ क्या होगा? विंडो एक्सेल में जो भी आपकी वर्कबुक है उसमें आप अगली वाली वर्कबुक में चले जाओगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, MS ऑफिस में प्रिंट के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर की कमांड है? अब इतना इजी क्वेश्चन भाई साहब, ABCD वाला है क्या? प्रिंट के लिए शॉर्टकट की क्या है? अरे भाई साहब प्रिंट की ये हो गई Ctrl+P। क्या हो गई? Ctrl+P। कहाँ दिखा दे रहा है क्या पे? ये राशि वाला प्रिंट की शॉर्टकट की क्या हो गई? Ctrl+P। ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? वर्तनी जांच मतलब स्पेलिंग चेक। अब देखो आपके एक होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर ऐसा पूछे कि स्पेलिंग से संबंधित गलतियां सुधारनी है तो शॉर्टकट की क्या है, और ग्रामर से संबंधित गलतियां सुधारनी शॉर्टकट की क्या है? दोनों की शॉर्टकट की एक ही है, वो है F7। क्या है? F7। कहीं दिखाई दे रहा है? ये रहा F7। अगर आपके डॉक्यूमेंट में व्याकरण संबंधित कुछ त्रुटियां हैं या आपके लेखन संबंधित कुछ त्रुटियां हैं, उनको अगर सुधारना है तो हमारा कौन सी काम आएगी? ये F7 काम आएगी मेरे मित्रों। कौन सी शॉर्टकट की काम आएगी? F7 शॉर्टकट की काम आएगी। ठीक है। अब आगे देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है अभी तो।
निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन सेपरेट शीट में वर्तमान सिस्टम की दिनांक को प्रदर्शित करता है? वर्तमान मतलब आज, आज मतलब टुडे। अब इतने सारे लिखे हैं टुडे, इसमें से डेट कौन सी लगेगी? देखो फॉर्मूला आपके ना ये लगेगा ना ये लगेगा ना ये लगेगा, फॉर्मूला आपके ये वाला लगेगा टुडे, साथ में कॉलम ब्रैकेट ऑफ हो गया वाला, ये बड़े वाला आपके कॉलम इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, जहां पर आपको ये वाला कॉलम देखिए और टुडे देखिए वहां पर आपको राइट टिक कर देना, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो ठीक है। MS पावर पॉइंट में फ्लाई इन क्या है? अब फ्लाई का मतलब क्या था सर? उड़ना, उड़ना तो सर उड़ना है, तो MS पावर पॉइंट में क्या है? MS पावर पॉइंट फ्लाई इन है आपके एक एनिमेशन है। क्या है? एनिमेशन। अब एनिमेशन कैसे? देखो हमने देखा था जब पावर पॉइंट पढ़ा था, मैंने कहा एक तो होता है ट्रांजिशन और एक होता है एनिमेशन। ट्रांजिशन अप्लाई होता है स्लाइड पे और एनिमेशन अप्लाई होता है किस पे? ऑब्जेक्ट पे। किस पे अप्लाई होता है? ऑब्जेक्ट पे। और एनिमेशन इफेक्ट के जैसे आप कोई फोटोज या वीडियोज या रील्स या शॉर्ट्स कुछ देखते हो, उसमें क्या होता है? अचानक से फोटोज उड़ती हुई आती है, टेक्स्ट उड़ता हुआ जाता है, फ्लाई करता है, उड़ता है सर। ठीक है ना, वो ऑप्शन कौन सा आपके? एनिमेशन इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? एनिमेशन इफेक्ट है। और एनिमेशन इफेक्ट हमेशा एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा। वो ऑब्जेक्ट टेक्स्ट हो सकता है, वो सेव हो सकता है, फोटो हो सकता है, लेकिन जो ट्रांजिशन है वो आपके ओनली फॉर स्लाइड पे अप्लाई होगा। किस पे अप्लाई होगा? स्लाइड पे। आपको दिमाग में बैठा लेना क्या ट्रांजिशन ओनली फॉर स्लाइड पे अप्लाई होगा और एनिमेशन किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है जहां तक। ठीक है, अब आगे दिया गया है फ्लॉपी डिस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो फ्लॉपी डिस्क, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जो आपकी कौन सी मेमोरी होती है? आपके सेकेंडरी मेमोरी होती है। कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। और इसमें से ऐसा कौन सा कथन है जो इसके लिए सही नहीं है? देखो कुछ संस्करणों में केवल 1.44 MB संग्रहित किया जाता है, ये फ्लॉपी डिस्क के बारे में सही कथन है। डेटा को केवल तभी पढ़ा लिखा जा सकता है जब वह राइट प्रोजेक्ट नॉच बंद से ढका हुआ। फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक से बनी होती है। ठीक है, माइलर प्लास्टिक की सतह और लो ऑक्साइड की चुंबकीय सतह से लेपित होती है। अब ये आंसर तो इसका ये है सर बी। अब क्यों है? देखो डेटा को केवल तभी पढ़ा जा सकता है जब राइट प्रोजेक्ट नॉच बंद हो। देखो इस नॉच बंद होने से क्या होगा कि हम डेटा लिख नहीं सकते, लेकिन हम पढ़ सकते हैं। अब इसने लिखा और पढ़ा दो ना, जहाँ लिख दिया, ठीक है ना, तो हम डाटा लिख तो नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं जब इसका नॉच बंद हो तो ये आपका आंसर यहाँ पर ये सही होगा बी वाला। क्या सर अगर नॉच बंद है तो भी हम डाटा को पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपके कंप्लीट होता है। कोई भी समस्या हो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए, आपके पास कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप कमेंट करो और कोई भी काम हो तो हमसे आप बात कर सकते हो। ठीक है, अब दिया गया HTTP का पूरा नाम। HTTP का पूरा नाम क्या है? अब HTTP देखो हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं, हाइपर टेक्स्ट टेक्निकल प्रोटोकॉल भी नहीं है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल भी नहीं है। आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? आपके HTTP का फुल फॉर्म। और ये आपके जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें ये काम आता है। आपकी क्या होती है? जो वेबसाइट्स होती है उसमें ये काम में आता है। कौन सा? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपने क्वेश्चन नंबर 18 पूरा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सर कि USB का पूरा नाम क्या है? आप यूज करते हो USB केबल, उस USB का पूरा नाम क्या है? देखो USB यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियस बस, यूनिवर्सल सीक्वेंशियल बस या यूनिफॉर्म सीरियस बस। ये तीनों नहीं होगी, आंसर ये होगा यूनिवर्सल सीरियल बस, नॉट सीरीज बस। क्या होगी? यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये आपकी इसका फुल फॉर्म है USB का फुल फॉर्म। मैं बता रहा हूँ कि 100 के 100 जो क्वेश्चन है ना, टॉप क्वेश्चन है, छाट के लिखे हुए क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है बार बार, तो आपको अच्छे से इनको पढ़ना, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। जो विद्यार्थी इस क्लास से शुरू कर दो, क्लास को पूरा खत्म करके जाएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट कब होता है? जब हम फालतू कंटेंट पढ़ते हैं। और इसमें आपके ओनली फॉर MCQ है टॉप। आपको विश्वास है कि मेरा सिलेबस पढ़ा हो, MCQ मेरे साथ सॉल्व कर लो, सिलेबस पढ़ा हो मेरे साथ MCQ सॉल्व करो, पता चलेगा कितने MCQ गलत हो रहे हैं आपके। ठीक है ना, तो आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, डाटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों के मध्य भौतिक तारों का जो उपयोग करके स्थानांतरित करने का कार्य करता है, उन्हें क्या कहते हैं? मतलब डाटा ट्रांसफर, सीधे लेंगे, डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो वायर यूज होते हैं, जो तार यूज होते हैं, वो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहता है? डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो भौतिक घटकों या तारों का उपयोग किया जाता है जिससे डाटा क्या होता है? ट्रांसफर होता है, उन्हें क्या कहते हैं?
उन्होंने कहते देखो सीपीयू तो आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, ये तो नहीं होगा, ठीक है। फ्लो चार्ट तो आपके अलग है, फ्लो चार्ट तो ऐसे है, ये फ्लो चार्ट तो है नहीं, इसमें डाटा ट्रांसफर तो नहीं, वैन नहीं, इसमें होगी आपकी बस होगी, क्या होगी बस। बस का काम तो यही है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी को ले जाना। वैसे वैसे आपके कंप्यूटर में डाटा यूनिट को एक दूसरे के ट्रांसफर करने के जो वायर्स यूज होते हैं, उस वायर की जो श्रृंखला होती है उसे हम बोलते हैं बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस। ये आपका आंसर यहाँ पर कौन सा सही होगा? सी वाला आंसर आपके यहाँ पर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ZB बराबर है ZB जेटाबाइट। जेटाबाइट बराबर क्या है? जब हमने बात की थी यूनिट ऑफ मेमोरी की, यूनिट ऑफ मेमोरी की इकाइयां, मेमोरी की क्या देखी थी हमने? इकाइयां। उस इकाई में से एक आती है ZB, और ZB किससे मिलकर बनती है? 1024 EB एक्साबाइट। एक्साबाइट। इस 1024 जब EB मिलेगी तो क्या बनेगा? ओनली 1 ZB बनेगी। PB, TB, GB, MB और KB शुरुआत वहां से होती है ना, तो वेजिटीज वो यहाँ पर बनी है। क्या होगा? 1024 ZB मिलके क्या EB मिलके क्या बनेगी? एक ZB, मतलब जेटाबाइट बनेगी। किससे? एक्साबाइट से। चलो ठीक है, आगे देखिए। आगे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी पावर पॉइंट की शॉर्टकट की प्रारंभ से, ध्यान से सुनना, प्रारंभ से शुरू करने के लिए मदद करती है। मतलब फर्स्ट स्लाइड से मेरी 10 स्लाइड बनी हुई है, वहां पर मुझे क्या करना है? स्लाइड शो करना है, स्लाइड शो करना है। तो शॉर्टकट की कौन सी होगी? शॉर्टकट की होगी सीधी साधी F5। क्या होगी? F5। F5 आप जैसे ही प्रेस करोगे, जहां से आपकी फाइल बनी हुई है, जहां से आपकी फाइल बनी हुई है वहां से आपकी प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी। हाय दोस्तों, मेरा नाम ये है, यहां से लेके आपके कहां तक, जहां पर आपको क्वेश्चन है। जैसे मैंने बात की थी, यहां से मैंने सबसे पहले यहां पर एक फर्स्ट ये स्लाइड लेके आया। क्या सर हम बात करेंगे आज? फिर हमने बात धीरे धीरे करते हम आगे 21 पे। कहाँ गए? 21 पे। ऐसे कैसे आपकी जो प्रेजेंटेशन फाइल होती है उसको एक साथ शुरुआत से लेके, कहाँ से? शुरुआत से लेके जब आपको बताया जाता है तो वो किसके माध्यम से बताया जाता है? F5 के माध्यम से बताया जाता है। स्लाइड शो करने का जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? F5। तो सर अगर मैं कहूँ आपको कि यहाँ 23 से स्लाइड शो करना है मुझे, उसकी शॉर्टकट की होगी। चलिए आगे देखते हैं, अभी मिल जाएगी आपको उसकी शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन दिया गया है एक्सेल में एक वैध फॉर्मूला के लिए किससे शुरू होता है? एक वैलिड फॉर्मूला, सीधा ऐसा नहीं, फॉर्मूला किससे शुरू होता है वो पूछ लो बस। और आपने एक्सेल काम सीखा है और आपको फॉर्मूला लगना, फॉर्मूला कहाँ से शुरू होगा? सर फॉर्मूला यहाँ से शुरू होगा, बराबर से। सबसे पहले आगे लगेगा बराबर, बराबर D1 + D2 कोष्ठक ऑफ, और ये होगा एंटर, आपके आंसर हो जाएगा। D1 मतलब डिजिट फर्स्ट प्लस डिजिट सेकेंड, और इसके आगे क्या लगा होना चाहिए? बराबर लगा होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। मतलब एक्सेल में अगर आपको कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट करना है तो सबसे पहले आगे क्या होगा? बराबर होगा, फिर आपका फॉर्मूला चलेगा, तब वो फॉर्मूला वर्किंग करेगा। अगर आपने वो बराबर नहीं लगाया तो आपका फॉर्मूला वर्किंग नहीं करेगा, वो इनवैलिड बताएगा। क्या बताएगा? इनवैलिड डाटा एंट्री। ठीक है, चलो क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ये जो आपके 4 डिवाइस दिए गए हैं इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं। देखो टच स्क्रीन दोनों इनपुट भी है और आउटपुट भी है, तो ये तो हमारा हो जाएगा। चलो ठीक है। स्कैनर ये आपके इनपुट में आता है, माउस भी आपके इनपुट में आता है, लेकिन ये भाई साहब कहाँ से आ गए? ये है आपके प्रोजेक्ट जो किसमें आते हैं? आउटपुट में आते हैं। किसमें आते हैं? आउटपुट में। ये आपका सीधा आंसर आ गया। तीनों आपके ऊपर वाले इनपुट डिवाइस के हैं, और इसमें पूछा हुआ नहीं है, तो नहीं है तो ये प्रोजेक्टर नहीं है सर। प्रोजेक्टर तो आउटपुट है सर, इससे आउटपुट आता है सर, तो ये इनपुट कैसे होगा? तो आपका आंसर सही होगा, क्या होगा? प्रोजेक्टर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा मेरे मित्रों? प्रोजेक्टर आपका आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के संचालन, कंप्यूटर गेम के खेलों एवं फ्लाइट प्रशिक्षण अनुकरण उपकरणों में उपयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले औद्योगिक रोबोट्स चलाने के लिए, सेकंड कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, थर्ड फ्लाइट की प्रशिक्षण अनुसरण करने के लिए कौन सा डिवाइस आपके काम आता है? देखो कीबोर्ड तो नहीं आता है सर, लाइट पे तो ये हो गया सर, इसे गेम कैसे लिख सकता हूँ। माउस तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस आपका होगा जॉयस्टिक। कौन सा होगा? जॉयस्टिक। हंसी के साथ खेलो, जॉय के साथ, क्या? रोबोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए, आपके कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, या किसी भी प्रकार का जो उपकरण जिसमें आपके कमांड होते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है, एंगल मेंटेन करने के लिए आपको कौन सा यूज किया जाता है? जॉयस्टिक। और जहां पर आपसे पूछ लें कि कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है,
कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है सर? जॉयस्टिक होता है। कौन सा होता है? जॉयस्टिक। ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की लघुत्तम स्मॉलेस्ट डाटा यूनिट है? केबी, जीबी, बाइट और निबल। कई सारे विद्यार्थी कहते हैं सर बाइट है, कई सारे बोलेंगे बिट है। अरे मूर्खों, कहाँ रह गए? आंसर निबल है। क्या आपकी? निबल। निबल आपके मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, उसके बाद में बिट, फिर बाइट, फिर आपकी केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? आपके निबल होगी। कौन सी होगी? निबल। अगर निबल नहीं दिया हो, निबल की जगह बिट दिया हो, क्या दिया हो? बिट, तो क्या होगी? बिट होगी मेरे मित्रों। कौन सी होगी? बिट। लेकिन इसने पूछा कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट्स, वो आपके हैं निबल। कौन सी है? निबल। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी पीढ़ी जनरेशन का कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सा? देखो आपके एनएक तो होगा फर्स्ट जनरेशन का, या आपके समथिंग थर्ड या फोर्थ जनरेशन का है। आईबीएम नोटबुक ये भी आपके थर्ड या फोर्थ का है। लेकिन ये जो आईबीएम 7630 है, आईबीएम 7630, ये आपके सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है? सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, ठीक है। इसमें यही पूछा है कि सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है? वो आपके आईबीएम 7630 है। आपको नाम याद, ऐसा ऑप्शन आ जाए तो आपको आराम से पता होना चाहिए। ये पता कैसे होगा? जब हम पता करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए हैं। फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर बना, सेकंड जनरेशन में कौन से कंप्यूटर बना। अगर मैं भी यहाँ पर बात करने लग जाऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मैंने सिलेबस पूरा करवा दिया है। हमारी प्लेलिस्ट डली हुई पूरी 4th ग्रेड की, 1 घंटे या 40-40 मिनट की क्लासें हैं। एक दिन में आप पूरा सिलेबस कर सकते हो। अगर नहीं भी कर रहे हो तो ये देख लो, नहीं भी कर रहे हो तो ये क्लास देख लो, आपके अच्छे सिलेबस पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। प्रस्तुति के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में परिवर्तन करने के दौरान आने वाले स्पेशल इफेक्ट। भाई साहब सीधा देखो घुमा के पूछ रहा है, स्लाइड में जो बीच में जो आपके इफेक्ट आता है उससे क्या कहते हैं? स्लाइड टू स्लाइड जब चेंज होती है और जो इफेक्ट आता है उससे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं सर इफेक्ट, स्लाइड ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन। मैंने पहले कहा था ट्रांजिशन है वो अप्लाई होगा स्लाइड पे, और जो एनिमेशन है वो अप्लाई होगा आपके इसमें ऑब्जेक्ट में, किसमें होगा? आपके ऑब्जेक्ट में अप्लाई होगा। तो यही पूछा है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब जाते हैं और उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है। बाकी देखिए, एक्सेल में चयनित कॉलम को छिपाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अब भाई साहब आपकी ये रहा एक्सेल, ये आपकी वर्कशीट, ठीक है। अब यहां पर मैंने यहाँ पर लिखा 2 3 4। अब इसको मुझे क्या करना? हाइड करना है। क्या करना है? हाइड करना है। शॉर्टकट की क्या है? छुपाने की शॉर्टकट की क्या है? मेरे मित्रों छुपाने की शॉर्टकट की है 0, बन जाओ हीरो। ये आंसर करके आंसर किया होगा 0। Ctrl+0 के माध्यम से आप एक्सेल में जो आपकी सेल्स होती हैं, जो भी आपके रो और कॉलम्स होते हैं, उनको क्या कर सकते हो? आप हाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हाइड। किसके माध्यम से? Ctrl+0 के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस में ओपन कमांड के लिए शॉर्टकट की है? ओपन कमांड। और भाई साहब ओपन की शॉर्टकट की क्या है? और ओ से ओपन मतलब Ctrl+O है। Ctrl+O, ये है आपके Ctrl+O। Ctrl+O से क्या हो जाएगा? आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा, मतलब सॉरी आपकी जो भी फाइल है वो ऑन हो जाएगी। चलो ठीक है, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आपकी वर्कबुक की पिछली सीट पर ले जाएगा? वर्कबुक की पिछली सीट पे, कहां पर? वर्कबुक की पिछली सीट पे। अब ये नहीं होगा, नहीं ये होगा, आंसर आपके सी होगा। Ctrl+Up के माध्यम से आप जो भी आपके वर्कबुक बनाई गई है, क्या बनाई गई है? वर्कबुक। उसमें क्या हो, देखो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा आगे आने के लिए, अब हम बात करेंगे पीछे जाने के लिए, वर्कबुक के वापस पीछे जाने के लिए। वो आपके काम आएगा Ctrl+Up एरो। कौन सा आएगा? Ctrl+Page अप। या आपकी जो नेविगेशन कीज होती है उसके साइड में दी गई होती है Ctrl+Up, मतलब जो पहले वाला आपकी जो वर्कबुक है उससे पहले वाली पीछे वाली, उस पर आप इसके माध्यम से जा सकते हो। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट की वर्कशीट में फॉर्मूला की गणना करने में मदद करती है? रिकैलकुलेशन सर, कि एक बार वापस इनको कैलकुलेट करो, एक बार वापस क्या करो? इनको कैलकुलेट करोगे। ये कैलकुलेट वापस कौन करेगा? रिकैलकुलेशन करने का काम करेगा आपका F9 करेगा। कौन सा करेगा? F9, क्योंकि F7 का काम तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का है। F5 आपके काम आता है किसमें? आपके हो जाते हैं ट्रांजिशंस में, जो आपको स्लाइड से होता है। और F9 आपके काम आएगा वर्कबुक में। जो भी आपने फॉर्मूले लिखे हैं, जो भी आपने फॉर्मूले यूज करे उसको रीचेक करेगा। क्या करेगा?
रीचेक करेगा, ठीक है ना, ये इसमें काम आता है। ठीक, यहाँ तक सभी को मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्व कर रहे होंगे और सही कर भी रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था। और बात वही है कि जब आप जगते हो तभी सूर्य होता है, वह कोई चीज है कि जब जागो तब चांदनो, जब जागो तब चांदनो, जो नहीं समझे आपकी बात ने क्यों उन्हें समझाओ। मतलब ये विद्यार्थी जो क्लास नहीं देंगे तो नहीं समझ पाएंगे, उन्हें क्यों समझाना है। अगर समझना हो तो आपकी बात ने तो नहीं पढ़ते हो तो समझाओ, समझ में आई। मतलब अगर ये क्वेश्चन अगर समझना होता तो मुझे इतनी समझाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो जब जागो तब चांदनो है भाई साहब। जब आप आज सिलेबस दे के लिए आए, सिलेबस शुरू ही कर रहे हो तो पूरा ही कर लो, क्लास शुरू ही कर दिए तो पूरी कर लो, इसके माध्यम से चीज हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। एमएस ऑफिस में किसी लाइन या ऑब्जेक्ट को सेंट्रल अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, सेंटर टेक्स्ट अलाइन बोला जाता है। सेंटर टेक्स्ट अलाइन की क्या बोलनी है हमें, शॉर्टकट की बोलनी है मित्रों, क्या बोलनी है, शॉर्टकट की। तो सेंटर की होती है कंट्रोल प्लस ई होती, क्या होती है, कंट्रोल प्लस पी। इसके माध्यम से क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट में या किसी भी भाग में, चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे एमएस एक्सेल हो, वहां के जो बीचों बीच में सेंटर में अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस ई होगी, क्या होगी, कंट्रोल प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 34, रैम का पूरा नाम क्या है। और पटरी में भी पूछा था रोम का पूरा नाम क्या है। पटरी 2025 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था रोम का पूरा नाम क्या। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे हल्के में ले रहे कि सर कंप्यूटर तो 6 क्वेश्चन आएंगे, इतनी बड़ी वैकेंसी, पेपर बहुत ईजी बनेगा। नहीं बनेगा, पेपर बहुत ईजी नहीं बनेगा सर। भाई साहब 25 लाख फॉर्म सबमिट हुए हैं, एक दो फॉर्म थोड़ी है, 55,000 है तो फॉर्म भी 25 लाख सबमिट हुए, तो पेपर भी टफ होगा, लैंग्वेजेस में होगा, तब पता चलेगा फिर पेपर क्या होता है। और हम जब ये पूरा कर ही ले तो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसने पूछा रैम का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसकी फुल फॉर्म हो गई, आपके रैम की फुल फॉर्म हो गई मित्रों, किसकी हो गई, रैम की। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कहलाता है। साहब इलेक्ट्रॉनिक लाइट वाला दिमाग कौन सा है कंप्यूटर का, ऐसे बताओ कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है। कंप्यूटर का दिमाग तो सर ये है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा आपकी कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक दिमाग है। और कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी, ये तो इसके अंदर ही आते हैं सर। कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी किस में आते हैं, CPU में आते हैं। तो CPU क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। किसका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, कंप्यूटर का हो गया, क्या हो गया, कंप्यूटर का हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस से बना है। इसमें 3 सही और 1 गलत, 3 ऑप्शन तो सारे मिक्स में है, इनपुट आउटपुट। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ओनली फॉर इनपुट से बना, देखो माउस है, कीबोर्ड है, प्लॉटर नहीं है, हटा दो। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर है, ये आपका आंसर आ गया। फिर माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, ये आपके आउटपुट हो गए यहाँ पर वापस, ठीक है। माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, ये भी आपके क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और ये भी आपके कौन सा लिस्ट में आ गया, आउटपुट। लेकिन ये जो तीनों डिवाइस हैं, ये वाला आपके कीबोर्ड, माउस और स्पीकर, कीबोर्ड, माउस और स्पीकर, ये तीनों किसकी श्रेणी में आते हैं, इनपुट की श्रेणी में आते हैं। देखो मैंने आपको पहले कहा था डिवाइस दो होते हैं, एक होता है इनपुट और एक होता है आपके आउटपुट। इनपुट का मतलब इन करना, लाना, आगे मतलब बाहर आना। अगर आपको आपके सिस्टम में कोई भी चीज लानी है, कोई भी चीज कमांड देना है, कोई भी निर्देश देने हैं, तो किसके माध्यम से होंगे, इनपुट डिवाइस के माध्यम से होंगे। अगर ऐसा नहीं है, मुझे हटाना है, तो किसके माध्यम से होगा, आपके आउटपुट डिवाइस के माध्यम से होगा। किसके डिवाइस से होगा मेरे मित्रों, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ये सारी चीजें होगी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इंपैक्ट प्रिंटर देखो प्लॉटर भी नहीं है, नहीं लेजर प्रिंटर है, ये आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो आपके एक प्रिंटर की श्रेणियां होती हैं इंपैक्ट प्रिंटर, उसमें से आपके आता है नॉन इंपैक्ट और इंपैक्ट में। ये तीनों आपके नॉन इंपैक्ट में आते हैं, लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है, डॉट डॉट करके यूज होता है, जो भी आपके पोस्ट ऑफिस में या आपके हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं। कौन सा प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला 5वां काम कौन सा है। सर हमने पढ़ा इनपुट है, आउटपुट भी है, प्रोसेस भी है और स्टोरेज भी है। ये काम कौन करेगा। इसके अलावा 5वां कौन सा इंपॉर्टेंट काम है, वो है आप सर कंट्रोल। भाई आपने इनपुट तो दे दिया, लेकिन उस इनपुट को कंट्रोल कौन करेगा, जब तक प्रोसेस करेगा वो करेगी आपकी कौन सी यूनिट,
कंट्रोल यूनिट करेगी। कौन सी करेगी मेरे मित्रों? कंट्रोल यूनिट। आपके 5 महत्वपूर्ण ऑपरेशन होता है आपके सिस्टम को चलाने के लिए। सबसे पहले इनपुट आउटपुट होगा, तो उसका जो प्रोसेस होगा कंट्रोल यूनिट के माध्यम से होगा, और उसकी जो स्टोरेज होगी वो भी कंट्रोल यूनिट के माध्यम से ही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है डीपीआई क्या है? डीपीआई क्या है? अब सर ये जो डीपीआई होती है, आपके जो प्रिंटर होता है उसमें से प्रिंट निकालते हैं, उस प्रिंट की जो गुणवत्ता होती है वो पहचानने के लिए होती है कि इस प्रिंट का जो किस तरीके से कलर आया, किस तरीके से प्रिंट आया, तो डॉट प्रति इंच, डॉट प्रति इंच इसका आंसर होगा। डीपीआई फुल फॉर्म इज डॉट पर इंच, और ये आपके काम होती है प्रिंटर की गुणवत्ता नापने के लिए। प्रिंटर की क्या नापने के लिए? गुणवत्ता नापने के लिए डीपीआई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? देखो, पेरिफेरल तो अतिरिक्त रूप से होता है, आपके जो सिस्टम अतिरिक्त से होती चीजें। डिवाइस तो कोई है नहीं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन इनमें जो परिवर्तन होता है वो आपके कौन इनपुट और आउटपुट में परिवर्तन करने का काम करता है। कौन करता है? सीपीयू। प्रोसेस करता है, क्या करता है? प्रोसेस करता है। कौन करता है? सीपीयू करता है। आपके कौन सा करता है? सीपीयू करता है। ठीक है मेरे मित्रों, समझ में आ गया? आगे क्वेश्चन नंबर 41, प्रिंट की गुणवत्ता और गति को किसके मापा जाता है? प्रिंट की एक तो गुणवत्ता हमने भी देखी थी, गुणवत्ता तो सर टीपीए से मापी जाती है। अब गति कहाँ से मापे? स्पीड कहाँ से ले? देखो, स्पीड पेजेस पर मिनट या डॉट पर इंच। ठीक, यहाँ पर कॉमेटिक नंबर ये नहीं है, नंबरिंग का कोई इश्यू नहीं है। रोटेशन नहीं, ये आपकी हार्ड डिस्क में काम आती है। आरपीएम वाली स्पीड है नहीं, आपके हार्ड डिस्क में काम आती है। ठीक है, और डॉट पर इंच और रोटेशन पर मिनट ये भी नहीं, क्योंकि ये आपके मैंने अभी कहा था ये हार्ड डिस्क में काम आती है। लेकिन एक तो ये सी वाला आंसर डॉट पर इंच और पेजेस पर मिनट, और ये दोनों एक साथ टेक्निकल टीम से समथिंग गलती हो चुकी है, दोनों आंसर सही है यहाँ पर। ठीक है, डॉट पेजेस पर इंच और डॉट पर इंच दोनों के दोनों सही है, क्योंकि डीपीआई होती है आपकी पेपर की गुणवत्ता मापने के लिए, और पीपीएम पेपर पर मिनट ये आपकी जो पेपर की स्पीड होती है प्रिंट होने की वो मापता है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो गया। चलो आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन झूठ है, इसमें से कि कौन सा कथन सही नहीं है सर? अभी किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं देख लेते हैं। एक बारकोड रीडर लेजर बीम में स्कैनिंग तकनीक का उपयोग करता है। सही बात है, ये कहां से जुड़ हुई? एक जो बारकोड रीडर होता है वो एक लेजर बीम होती है रेड कलर की, उससे क्या होता है? उससे डाटा फैच करता है, लेता है। ठीक है, तो ये बात तो सही है। एक बारकोड विशेष स्याही के उपयोग से छपे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। सब आयरन ऑक्साइड का हमारे यहाँ पर क्या काम? ये तो मुझे थोड़ा असमंजस में लग रहा है। चलो आगे देखते हैं। सामान, डाक पैकेज, किताबें आदि पर अद्वितीय पहचान के लिए बारकोड का उपयोग किया जाता है। ये भी चीज सही है। बारकोड खड़ी रेखाओं के संयोजन से डेटा निरूपित होता है, तो आपके इसमें आंसर होगा असत्य, ये बी वाला आंसर गलत होगा। बाकी आप ये भी सही और ये भी सही। अब बारकोड कैसा होता है आपने देखा होगा, ये देखो ऐसे ब्लैक ब्लैक लाइनें होती है, बीच में सफेद सफेद लाइनें होती हैं, ये क्या होता है आपके? बारकोड। क्या होता है? बारकोड। ठीक है, कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? पॉइंट एंड ड्रॉ, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। अगर पॉइंट तो एक ही चीज का आता है हमारे यहाँ पर, और ये पॉइंट क्या उसका है? माउस का है मेरे मित्रों। किसका है? माउस का है। कीबोर्ड में कीज, प्रिंटर में प्रिंट होता है, इसका मिशन नहीं होती। लेकिन पॉइंट एंड ड्रॉ, पॉइंट एंड ड्रॉ का काम कौन करता है? हमारे माउस करता है। कौन सा करता है? माउस करता है। चलो ठीक, आगे। कौन सी अमेरिकन कंपनी को बिग ब्लू कहते हैं? अब भाई साहब ये बिग ब्लू क्या है? ये बिग ब्लू और कोई नहीं, हमारी आईबीएम है। कौन सी है? आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसको पहले क्या कहते थे? द बिग ब्लू। क्या कहते थे? द बिग ब्लू कहते थे। इस कंपनी का पहले वाला नाम है। ठीक, और इसका काम है कि आपके कंप्यूटर बनाने का इसका पूरा काम होता है आईबीएम का। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहे हैं डिलीट होने के बाद विंडोज में से फाइलें कहाँ जाती है? सर मैंने फाइलें डिलीट कर दी, विंडोज में से एक बार जब डिलीट होगी तो वापस कहाँ पर सेव होगी? फाइल डिलीट हुई फाइलें वो होगी आपके रिसाइकल बिन में। कहाँ होगी? रिसाइकल बिन में। यहाँ पर कुछ समय के लिए चाहिए तो 24 डेज या 1 मंथ या 48 आवर्स के लिए पर आपने जो डिलीट फाइल की है और वहाँ पर वो डाटा सेव होता है। अगर सर मुझे डायरेक्ट डिलीट करनी है तो भी वो भी हम आगे देखते हैं। लेकिन अगर आपने कोई फाइल डिलीट कर दी और वो वापस विंडोज में कहाँ पर जाएगी? वो आपकी जाएगी रिसाइकल फोल्डर में। किस में जाएगी? रिसाइकल फोल्डर में वहाँ पर फाइल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहे हैं? विंडो में अस्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए, अभी हमने देखा था कि एक बार हटती है फाइल तो रिसाइकल बिन में देती है, लेकिन मुझे परमानेंट हटाना है
मुझे जो मेरी फाइल है वो परमानेंट हटानी, उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, उसकी शॉर्टकट की होगी मेरे मित्रों शिफ्ट प्लस डिलीट। क्या होगी, तो डिलीट से जब फाइल हटाओगे तो आपको रीसेल के बिन में चली जाएगी, और बैक स्पेस से आपका टेक्स्ट हटता है, फाइल हटती नहीं। तो शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होगी, वो फाइल परमानेंट हट जाएगी, वो वहीं से डिलीट हो जाएगी, वो आपकी रीसाइकिल बिन वापस नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपके रीसाइकिल बिन को से हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, शिफ्ट प्लस डिलीट का परमानेंट हटाने के लिए काम किया जाता है इसका। ठीक है, अब आगे देखिए, एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने का ऑपरेटिंग सिस्टम क्षमता है। बूटिंग तो होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कॉपिंग तो कॉपी करना, पेस्टिंग मतलब पेस्ट करना, आंसर होगा आपके मल्टीटास्किंग। एक साथ बहुत सारे काम, मल्टीटास्किंग आदमी, ये तो मल्टी लेवल आदमी है। वैसे से आपके एक ही बार में एक साथ ही काम करने, तो आपको कौन सा होगा, मल्टीटास्किंग होगा मेरे मित्रों। कौन सा होगा, मल्टीटास्किंग। समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, अच्छे से समझना और आंसर करने। अभी तो सिर्फ 47 है, अभी तो 50 क्वेश्चन और बचे मेरे मित्रों, उस 50 क्वेश्चन में और मजा आने वाला अभी तो। ठीक है, चलो देखते हैं। नींद नहीं लेनी वैसे, कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐसा करे क्या, नींद आने लग जाती है, लेकिन नींद नहीं लेनी है, एग्जाम देना, अभी एग्जाम बाकी है 4th ग्रेड का, तो उसमें ये 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन अगर किसी के सही हो रहे हैं तो फिर क्या गिरे, सही हो रहा है। वैसे अब आपके जीके में आपके सब कुछ पढ़ा लेंगे, आपने कंप्यूटर किसी के भरोसे छोड़ दिया, हम वो भरोसा आपको पूरा कर रहे हैं, हम वो कंप्यूटर का भरोसा आपका पूरा कर रहे हैं और आपको सिलेबस आराम से कवर अप करवा रहे हैं। बस चाहिए तो एक चीज़, आप इस क्लास को अच्छे से पूरी तरीके से देखो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, और मुझे जब तक लगता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवाई क्यों रिपीटेड, सच्ची बताओ ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा है, चाहे आप सीटी का एग्जाम देख लो, चाहे पटवारी का देख लो, चाहे कांस्टेबल का देख लो, आप पेपर उठा के देख लेना पुराने वाले, रिपीटेड क्वेश्चन आ रही है कि और वे क्वेश्चन में लेके आया हूँ थ्योरी के साथ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। देखो अच्छे से क्लास को, ठीक है ना, नींद नहीं लेनी है। आगे चलते देखो, विंडोज एक्सप्लोजर का काम क्या है, विंडोज एक्सप्लोजर। अब जब मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था, इसमें विंडोज एक्सप्लोजर एक फाइल थी जो काम करता था फाइलों व फोल्डर को व्यवस्थित करना। हम कंप्यूटर में लिखा होता है ना दिस पीसी, उस दिस पीसी में जो आपको ओपन होता है पूरा, वो जहाँ पर डेस्कटॉप, यहाँ पर दिस पीसी, यहाँ पर ड्राइव वगैरह कुछ लिखे होते हैं, वो होता है विंडोज एक्सप्लोजर, जहाँ फाइलों और फोल्डर को क्या करता है, व्यवस्थित करता है कि सर पिक्चर कौन सी है, वीडियो कौन से हैं, टेक्स्ट कौन सा है, डॉक्यूमेंट कौन सा है, और आपके फोल्डर कौन सा है, वो कौन काम करेगा, आपके विंडोज एक्सप्लोजर काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है किस मेमोरी चिप की गति को अधिक तेज होती है। अब यहाँ पर आगे 2 से 3 मेमोरी दी गई और इनसे सबसे तेज कौन सी है। अब इसमें सब जो चीज दी गई वो रैम की दी गई है, और रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इस रैम के भी मैंने कहा था 2 भाग है, एक है आपके एस रैम और एक है आपके डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी का होता है डायनामिक रैम। कौन सा होता है, डायनामिक रैम। इस स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, लेकिन जो आपके एस रैम होता है उसको रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती। अब रिफ्रेश की आवश्यकता कम है तो उसकी गति भी क्या होगी, तेज, तो एस रैम आंसर होगा हमारा। डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जिससे क्या होता है इसकी स्पीड धीरे हो जाती है, लेकिन एस रैम को क्या बार बार स्पीड नहीं करना पड़ता, जिससे क्या होती है स्पीड बढ़ने लग जाती है, क्या हो जाती है स्पीड बढ़ने लग जाती है। चलो ठीक, समझ में आ गई। ये किसका भाग है, रैम का। अगर पूछ ले एस रैम की फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म क्या है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 50, पी रोम का पूरा नाम क्या है। अब वापस आ गया आपके रोम, इसमें आपका पी रोम, ई रोम और पीपी रोम, पीई रोम, ठीक है। अब इसमें पूछे गए पी रोम का फुल फॉर्म क्या, देखो रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म हो गया। पी की देखो प्रोजेक्ट नहीं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोसेसर रीड ओनली मेमोरी गलत, प्रोग्राम रिजल्ट मेमोरी ये भी गलत। आपका आंसर सही होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आपके पी रोम की फुल फॉर्म में। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। ई रोम पूछ ले, ई रोम की फुल फॉर्म क्या है, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और ईपीरोम पूछ ले, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। गीगाबाइट बराबर होती है जीबी, किसके बराबर होती है, जीबी किससे बनती है, 1024 MB से बनती है सर। और 1024 MB, 1 MB किस में है, 1024 KB है सर, क्या है KB है। समझ में आया। तो आपका आंसर ये हो गया, आपके 1 GB में क्या होते हैं 1024
MB होते हैं, मतलब मेगाबाइट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू मेगाबाइट। अभी हमने देखा था 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। कहाँ दिया गया है? ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलो आगे देखते हैं। 1 बाइट किसके बराबर होता है? 1 बाइट किसके बराबर होता है? 1 बाइट ना 32 बिट के बराबर होता है, ना 12 बिट के, ना 4, वो होता है आपके 8 बिट के बराबर। किसके बराबर होता है? 8 बिट के बराबर आपके क्या होता है? 1 बाइट होता है। 1024 बाइट जो मिलते हैं तो आपकी बनती है 1 KB। क्या बनती है? 1 KB। और KB को हम बोलते हैं किलो बाइट। क्या बोलते हैं? किलो बाइट। जब 1024 KB मिलेगी बनेगी MB। क्या बनेगी? MB। और MB को हम बोलेंगे मेगाबाइट। ठीक है, अब आगे देखिए। साटा का तात्पर्य क्या है? एक होता है आपके पाटा, और यहां पर पूछा आपसे साटा। ये आपके भाग है किसके? HTTP के। अब साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और आपके अभी पटवारी का एक पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था STT का फुल फॉर्म क्या है। तो अब आपको ये याद रखना पड़ेगा साटा की फुल फॉर्म क्या है। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये आपकी किसकी फुल फॉर्म है? साटा की फुल फॉर्म है मित्रों। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई? आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 2016 में वाटरमार्क के विकल्प मेन्यू क्या है? ये आपको यहाँ पर इतना बड़ा नाम दिखाई दे रहा, द्रोणाचार्य दीक्षा। ये क्या है? एक तरह का वाटरमार्क। और उस वाटरमार्क को लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा ऑप्शन या कौन से टैब है? वो टैब है आपके सर कौन से? डिजाइन टैब है, क्योंकि ये क्या है? एक तरह का डिजाइन है सर। क्या है? डिजाइन है। ठीक है, तो डिजाइन टैब से हम क्या दे सकते हैं? वाटरमार्क दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, MS वर्ड के साथ कार्य करते समय फाइल मेन्यू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? MS वर्ड में कार्य करते समय फाइल में जो ऑप्शन है वो नहीं होता। कौन सा नहीं? देखो, प्रिंट भी होता है, सेव भी होता है, और सेव एज भी होता है। कौन सा नहीं होता है? वो होता है हेडर और फुटर, क्योंकि हेडर और फुटर तो इंसर्ट टैब में होता है सर। कहाँ होते हैं? इंसर्ट टैब में क्या होता है? आपके हेडर और फुटर होते हैं। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सजावटी टेक्स्ट कहलाता है। कौन सा? सजावटी टेक्स्ट। क्लिप पार्ट, क्लिप पार्ट, क्लिप पार्ट, ये कहाँ पे आपके? ये रहा क्लिप पार्ट। यहाँ वर्ड आर्ट। देखो, अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक आता है क्लिप आर्ट और एक आता है वर्ड आर्ट। क्लिप आर्ट में क्या होती है? फोटोज होती है आपके, जो आपकी किसमें होती है? इंसर्ट टैब में होती है। किसमें होती है? इंसर्ट टैब में। लेकिन आपका इसमें आंसर सही होगा वर्ड आर्ट। क्या होगा? वर्ड आर्ट, क्योंकि हमें पूछा है सजावटी टेक्स्ट क्या है, और टेक्स्ट का मतलब वर्ड क्या है, वो हमारा वर्ड आर्ट होगा मेरे मित्रों। कौन सा आंसर होगा? वर्ड आर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक Ctrl+Shift+5 संबंधित हैं। मतलब Ctrl+Shift+5 F5, इसका उपयोग कहाँ पे होता है? और ये किसकी शॉर्टकट की है? ये शॉर्टकट की मेरे मित्रों मेल मर्ज की नहीं है ना, मैक्रोज की है। मैक्रोज की तो Alt+F8 होता है। क्या होती है? Alt+F8। ये शॉर्टकट की आपकी है बुक मार्क की। किसकी है? बुक मार्क की शॉर्टकट की है। कौन सी? Ctrl+Shift+F5। क्या है? Ctrl+Shift+F5 ये आपके बुक मार्क की शॉर्टकट की है। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई? धन्यवाद। अब देखते देखो, MS वर्ड में अधिकतम जूम, मैक्सिमम जूम पावर X24 अल्ट्रा स्वैग जूम, इसकी क्या है? 500। हाईएस्ट इसकी जूम कितनी मेरे मित्रों? 500 तक इसको में आप डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हो? जूम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जूम कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से स्लाइड शो किसमें होता है? अब भाई साहब स्लाइड शो, स्लाइड किसमें होती है? पावर पॉइंट में। किसमें होती है? पावर पॉइंट में। तो स्लाइड शो भी कहां पे होगा? पावर पॉइंट में। कहां रहा? ये रहा पावर पॉइंट। इसमें होता है डाटा कैलकुलेशन, इसमें होता है डॉक्यूमेंट, और एक्सेस में अलग काम है, और ये अपना हो गया पावर पॉइंट, जिसमें आपका क्या होता है? स्लाइड शो होता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। रन डायलॉग बॉक्स में पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है? देखो, सबसे पहले रन डायलॉग बॉक्स ओपन कैसे करते हैं? रन कमांड ओपन कैसे करते हैं? देखो, विंडो +R जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको ओपन होगा रन कमांड। क्या होगा? रन कमांड। अब उस रन कमांड में आपको ओपन करना है पावर पॉइंट, तो क्या लिखोगे? अब
पावर पॉइंट की हम लिखेंगे, देखो ना पावर पॉइंट लिखते हैं ना ये लिखते हैं, हम लिखते हैं पावर पी एन टी। क्या लिखते हैं? पावर पी एन टी। जैसे ही आप इसमें पावर पी एन टी लिखोगे तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पावर पॉइंट ऑप्शन ऑन हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि रन कमांड में आपको पावर पॉइंट ऑन करना, पावर पी एन टी और एमएस वर्ड ऑन करना है, एमएस वर्ड ऑन करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर विन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विन वर्ड लिखेंगे। इससे क्या होगा? एमएस वर्ड ऑन होगा। और पावर पीएनटी लिखने से क्या होगा? पावर पॉइंट ऑन होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, एमएस पावर पॉइंट में हम वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो चला सकते हैं तथा किस कुंजी का उपयोग करते हैं? वर्तमान स्लाइड शो से हम स्लाइड शो करना है और आगे से हमें देखो इसमें दोनों की सहायता में दी गई और दोनों की आपको किस लिए काम आती है? स्लाइड शो के लिए काम आती है। अब इसमें सही कौन से? देखो F5 और F7 नहीं, F7 तो स्पेलिंग चेक का, F5 तो चले हैं, F6 का भी नहीं, F8 का भी नहीं, F7 वापस आ गया स्पेलिंग चेक का, तो ये होगा नहीं। हमारे काम आती है F5 जो होती है आपकी वर्तमान से शुरू, ठीक है, और शिफ्ट प्लस F5 जो आपके शुरू होती है करंट फाइल, जो आपकी करंट फाइल ओपन वहां से शुरू होती है, और F5 जो होती है शुरुआत से, फर्स्ट स्लाइड से एंड तक, फर्स्ट टू एंड, और ये होती है आपकी करंट टू एंड। किसमें होती है? करंट टू एंड पे ओपन होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या है? सबसे कुछ पूछा न्यू स्लाइड, स्लाइड जोड़ने मतलब नई स्लाइड लानी है, उसकी शॉर्टकट की क्या है? न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या है? देखो ये तो सर मैंने सुना ही नहीं, कि भी गलत है, ये भी गलत है। शॉर्टकट की ये सही है सर। कंट्रोल प्लस एम एक ऐसे शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से आप पावर पॉइंट में क्या ला सकते हो? नई ब्लैंक स्लाइड ला सकते हो। क्या ला सकते हो? नई ब्लैंक स्लाइड ला सकते हो और उस स्लाइड में आप काम कर सकते हो। और उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस एम। क्या होगी? कंट्रोल प्लस एम होगी मेरे मित्रों। क्या होगी? कंट्रोल प्लस एम होगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, वेब एड्रेस में .com का क्या तात्पर्य है? वेब एड्रेस में .com क्या होता है? .com देखो एक होता है .gov, .in, .edu देखो, और एक होता है .com। ये .com होता है आपके कॉमर्शियल, ये दिया गया यहाँ पर, ये रहा आपके व्यवसाय संस्थानों के लिए। .gov होती है सरकार के लिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट के लिए। क्या यूज होता है? .gov। .in आप अलग हो जाता है। .edu होता है आपकी एजुकेशन के लिए। किसके लिए होता है? एजुकेशन के लिए। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जिस किसी के भी पीछे .edu लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? edu, तो वो है एजुकेशन की, और जिसके पीछे .gov लिखा हुआ है तो आपके हैं गवर्नमेंट की, और .in लिखा हुआ है तो एक इंटरनेट चलाने वाली संस्था, और .com लिखा हुआ है तो एक कॉमर्शियल वेबसाइट से। क्या है? कॉमर्शियल वेबसाइट से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च हुआ? अब इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके इसमें आंसर दिया गया है, ये रहा आपके 1995। इसी दिन हमारे इंडिया में VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इंटरनेट शुरू किया था। ये भी आपको याद रखना है, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ पे? इंडिया में। तो आपको ये भी याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए। भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया? इंडिया फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर हु बिल्ट? भारत का जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर वो किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? देखो इसरो तो सर वो बनाएगी, हमारे मिसाइल्स बनाएगी नहीं, DRDO पर की काम है नहीं ना, बार का काम, ये काम है IIT का। किसका काम है? IIT का। IIT मद्रास ने भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाया था जिसका नाम था शक्ति। क्या नाम था? शक्ति। क्या नाम था? शक्ति। ठीक है, आगे देखिए। ऑटोमेशन कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है? ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेशन कौन सी विशेषता है? देखो इनपुट प्रोसेस करना वो तो करेगा, एरर डिटेक्ट करना वो भी करेगा, डाटा स्टोर करना वो भी करेगा, लेकिन ऑटोमेशन होता है बिना थके काम करना। क्या होता है? बिना थके काम करना। सही, पूरा दिन चलाओगे कंप्यूटर तो भी कंप्यूटर नहीं करेगा भाई साहब बंद कर दो मुझे, अब मैं थक गया हूँ, नहीं। कंप्यूटर क्या करेगा? ऑटोमेशन स्पीड है, ऑटोमेशन है, ये बिना थके लगातार काम कर सकता है। ये होती है कंप्यूटर की एक विशेषता है। क्या कंप्यूटर की है? विशेषता है मेरे मित्रों। ठीक है, आगे देखिए। आगे दिया गया कंप्यूटर में एक्यूरेसी किस पर निर्भर करती है? शुद्धता। कंप्यूटर में जो कार्य शुद्ध होगा वो किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है हमारे ऊपर। क्या लिखा हुआ है? इनपुट और इंस्ट्रक्शंस। क्या लिखा हुआ है? इनपुट और इंस्ट्रक्शंस। अगर हम उसको सही कमांड देंगे तो हमारे पास सही रिजल्ट आएगा, वरना रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो उसकी जो एक्यूरेसी है
वो किस पर डिपेंड करेगी, इनपुट एंड इंस्ट्रक्शंस, और वो कौन देगा, आपका यूजर। कौन देगा, आपका यूजर देगा। एक्यूरेसी जब भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि आपका इनपुट एक तो सही दिया गया है और आपके इंस्ट्रक्शन सही है। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, बूटिंग प्रक्रिया किसके कार्य सुनिश्चित करती है। बूटिंग जो प्रक्रिया वो किसका कार्य सुनिश्चित करती है। बूटिंग का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको अभी। बूटिंग का मतलब होता है स्टार्ट करना। यहाँ पर लिखा होगा फिर केवल ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करना, इंटरनेट कनेक्शन जांचना, डेटा डाउनलोड करना या ठीक से काम करना, नहीं। ये होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का करना, स्टार्ट करना। और ये दो प्रकार की थी, ध्यान देखना। एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग और एक होती है आपकी वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का होता है स्टार्ट करना और वार्म का मतलब होता है रीस्टार्ट करना। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, पंच कार्ड का आविष्कारक कौन है। पंच कार्ड किसने होता है, जो आपके फर्स्ट जनरेशन में यूज होता है। फर्स्ट जनरेशन में आपको जो पंच कार्ड यूज होता है उसका आविष्कार किसने किया था, उसका आविष्कार किया था हरमन होलोरिथ ने। किसने किया था, हरमन होलोरिथ ने। और चार्ल्स बेबेज ने तो भाई साहब 1822 में, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के क्या हैं, पिता हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, ये आपके इसमें आंसर हो गया हरमन होलोरिथ। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71, भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, मैंने अभी बताया था आईआईटी मद्रास ने बनाया था। किसने बनाया था, आईआईटी मद्रास ने। क्या बनाया था, शक्ति बनाया था। तो क्या बनाया था, शक्ति बनाया था। किसने बनाया था, आईआईटी मद्रास ने। जो भारत का फर्स्ट स्वदेशी, मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, तो आईआईटी मद्रास ने शक्ति भारत में बना दिया। क्या बनाया था, माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। क्या बनाया था मेरे मित्रों, माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। कोबाल भाषा का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ। कोबाल लैंग्वेज किस पीढ़ी में यूज की गई थी। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में नहीं, ये हुई थी आपकी थर्ड जनरेशन में यूज। किस जनरेशन में यूज हुई थी, थर्ड जनरेशन में। कोबाल और फोर्टन जैसी भाषा, एक आपकी आती है फोर्टन, ये भी आपकी किस जनरेशन में हुई थी, थर्ड जनरेशन में हुई थी। किसमें हुई थी, थर्ड जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। कंप्यूटर शब्द कहां से आया था, ये लिखा अपना कंप्यूटर, क्या लिखा, कंप्यूटर। कहां से आया है, वो है आपके लैटिन भाषा से। कहां से आया है, लैटिन। और लैटिन में से भी किससे, कंप्यूटरे। कहां से आया है, कंप्यूटरे। और इसका मतलब क्या होता है, गणना करना। क्या करना, गणना करना। और इसी के समानार्थी इंग्लिश में एक शब्द आता है कंप्यूट। क्या होता है, कंप्यूट। और उसका भी मतलब क्या होता है, गणना करना। क्या होता है, गणना करना। तो हमारा आंसर हो गया लैटिन भाषा से सारा ये कंप्यूटर का शब्द आया है। चलिए आगे देखते हैं। एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक में डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती है। वर्कबुक में कितनी सीटें होती हैं, वर्कबुक में सीट कितनी होती है। और मेरे मित्रों सीट यहाँ पर लिखी होती है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। कितनी बाय डिफॉल्ट सीट, वैसे आप बढ़ा सकते हो, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। जिसमें आप देखो एक सीट में रो और कॉलम का मैं बताऊं तो रो आपके 10,48,576 होती है। कितनी होती है, 10,48,576। और कॉलम होते हैं 16,384। कितने होते हैं, 16,384। ये मैं एक सीट की बात कर रहा हूँ, ये कि एचडीटी अलग अलग सीटों में ये अलग अलग पसंद की होती हैं। तो हमारा आंसर हो गया इसमें 3 नंबर। सर कौन सा हो गया, 3 नंबर। आगे एमएस एक्सेल में कॉलम और रो के इंटरकनेक्शन को क्या कहते हैं। अब रो और कॉलम, ये रहा आपके कॉलम, ये रहा आपके रो, और इनके बीच में जो इससे हुआ, इसको क्या बोलोगे, इसे बोलोगे सेल बोलोगे। क्या बोलोगे, सेल। कहीं है सेल, ये रहा सेल। आपका ये आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, एमएस एक्सेल में कुल कॉलम कितने होते हैं, बोलो। अभी मैंने बताया था रो और कॉलम 16,384 कहां दिखाई दे रहे, ये नहीं दिखाई दे रहे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का उपयोग किसके लिए होता है। मर्ज मतलब जोड़ना, सेंटर मतलब बीच में लाना। देखो टेक्स्ट को जोड़कर केंद्र में लाना, ये रहा अपना आंसर। मर्ज का मतलब जोड़ना, फिर सेंटर का मतलब इसमें क्या है ना, बीच में लेके आना। तो सेल्स को जोड़कर उसको मर्ज मतलब एक जैसा इकट्ठा करना, और उसमें जो भी टेक्स्ट हो उसको हम क्या करेंगे, बीच में लेके आएंगे सेंटर में। तो ये मर्ज एंड सेंटर का काम होता है वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, एक्सेल में डाटा को छोटे से बड़े क्रम में लगाने को क्या कहते हैं। एक्सेल में डाटा को छोटे से बड़े क्रम में, अब वो होता है आपके शॉर्ट असेंडिंग, और उल्टा करना है तो असेंडिंग। छोटे से बड़े है ना, A to Z लिखा होता है, आपके एक ऑप्शन होता है शॉर्ट का ऑप्शन,
कौन सा होता है, शॉर्ट का। अब छोटे से बड़े क्रम में करना है असेंडिंग और उल्टे क्रम में करना है तो डिसेंडिंग, ठीक है, आरोही और अवरोही जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य भाषा में, ठीक। अब बात करेंगे 79 एमएस एक्सेल में पंक्तियों की कुल संख्या, मतलब रो की संख्या। रो है 10,48,576, क्या है 10,48,576 आपकी क्या है टोटल रो है, क्या है टोटल रो है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80, एमएस वर्ड में रूलर बार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो आपके रूलर बार होती है यहाँ पे, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ये आपके काम आता है मार्जिन और टेप सेट करने के लिए। क्या करने के लिए, मार्जिन और टेप सेट करने के लिए। सर मार्जिन यहाँ से इधर आएगा और यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। वो काम कौन करेगा, मार्जिन और टेप सेट करने के लिए इसका काम होता है। क्वेश्चन नंबर 81, एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब सर क्लिप आर्ट का उपयोग किसके लिए होगा, तो देखो क्लिप आर्ट मैंने आपको बताया था जो क्या होती है आपकी अलग अलग तरह की फोटोज होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पे चित्र व ड्राइंग जोड़ने के लिए, रहा देखो चित्र व ड्राइंग जोड़ने के लिए। और वर्ड आर्ट होता है आपके लिए एक सजावटी टेक्स्ट होता है वर्ड आर्ट। और फोटो को लाना है तो आपको कौन सा होगा, क्लिप आर्ट होगा। कौन सा होगा मित्रों, क्लिप आर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 82, एमएस वर्ड में फुट नोट किसके लिए उपयोग होता है। देखो एक होता है आपके हेडर, एक होता है आपके फुटर, और अब एक आया अभी फुट नोट। हेडर जो होता है पेज के हर पेज के ऊपर होता है, फुटर हर पेज के नीचे होता है, और फुट नोट पेज के नीचे टिप्पणी। आपके एंड नोट क्या है, एंड नोट तो डॉक्यूमेंट के एंड में क्या होगा, डॉक्यूमेंट के एंड में ये आपको कौन सा होगा, एंड नोट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, एमएस वर्ड में सीजर्स का उपयोग किसके लिए होता है। अब इसको हम बोलते हैं समानार्थी शब्द ढूंढने के लिए, वर्ड ढूंढने के लिए। कई बार दिया गया है क्या, समानार्थी शब्द ढूंढने के लिए। और इसी के साथ एक ऑप्शन और यूज होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। कौन सा होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर का, दोनों एक साथ यूज होता है। मतलब अगर एक समान शब्द को ढूंढने कंप्यूटर में तो हमारे कौन सा काम आएगा, थीसिस ऑप्शन काम आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, एमएस वर्ड में सेव एज विकल्प का उपयोग होता है। एक होता है सेव और एक दिया गया आपके सेव एज। सेव का मतलब होता है आपके Ctrl+S और सेव होता है आपके F12। क्या होती है, F12। सेव का मतलब नई फाइल बनी है आपने और क्या कर दी, सेव कर दी। सेव एज में क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट में फाइल बनी गई है उसी को नए नाम से सेव करना, वो क्या कहलाता है आपका, सेव एज कहलाता है। क्या कहलाता है, सेव एज कहलाता है। जो पहले से सेव की गई फाइल है उसमें कुछ परिवर्तन करके उसकी फाइल का नाम चेंज करना कहीं पर, और जिस माध्यम से करते हैं उस ऑप्शन को कहते हैं हम सेव एज कहते हैं, ठीक है। 84 क्वेश्चन हो गए मेरे मित्रों, 84 हो गए, 15 क्वेश्चन और बचे हैं, बस थोड़ी देर और फिर आपकी क्लास खुल जाएगी, ठीक है ना। आगे देखो, एमएस वर्ड में Ctrl+Shift+L किसके लिए उपयोग होता है। एमएस वर्ड में शॉर्टकट की दी गई है Ctrl+Shift+L, ये किसके लिए काम आएगी। देखो प्रोग्राम स्पेसिंग बदलने के लिए ये काम नहीं आता है, ना लाइन ब्रेक करने के लिए Ctrl+Enter काम आता है, फॉन्ट बदलने के लिए आपको Ctrl+D काम आता है। तो ये काम आएगी बुलेट लिस्ट बनाने के लिए। सर क्या बनाने के लिए, बुलेट लिस्ट। ये रहा आपकी बुलेट लिस्ट, ये रहे, ये आपकी बुलेट लिस्ट हो गई, ठीक है। ये क्या होता है, बुलेट लिस्ट। आप Ctrl+Shift+L से आपके पैराग्राफ का क्या ला सकते हो, बुलेट लिस्ट लेके आ सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, एमएस वर्ड में Ctrl+Home दबाने पर कर्सर कहाँ जाता है। एमएस वर्ड में होम मतलब घर, घर मतलब पहला, क्या होता है, पहला, पहला मतलब प्रथम, फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या आ जाएंगे, पेज के प्रारंभ में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, पेज के प्रारंभ में आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, एमएस वर्ड में कॉलम्स बनाने के लिए किस टैब का उपयोग होता है। कॉलम क्या बनाना है, कॉलम। यहाँ पेज साइज, यहाँ पेज साइज, ये दोनों कहाँ पे होंगे, आपके पेज लेआउट में होंगे। कहाँ होंगे, पेज लेआउट में होंगे, ठीक है। यहाँ से आप पैराग्राफ को 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम में बदल सकते हो, किसके माध्यम से, पेज लेआउट के माध्यम से। एमएस वर्ड में चेंज केस का उपयोग किसके लिए होता है। चेंज केस, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो ना, उस टेक्स्ट का केस होता है अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, सेंटेंस, ईच वेट। ये रहा देखो, टेक्स्ट को अपर केस के लिए, लोअर केस के लिए आदि में बदलना। एक होता है अपर केस, एक होता है लोअर केस, एक होता है कैपिटल ईच वर्ड, एक होता है आपके सेंटेंस केस।
ठीक है ना। ये सारे होते हैं आपके टेक्स्ट लिखने का तरीका होता है, उसको हम बोल देते हैं चेंज केस। क्या बोलते हैं? चेंज केस। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब फॉन्ट स्टाइल बदलनी है सर, हम फॉन्ट यूज करेंगे। पैराग्राफ की स्पेसिंग मतलब हम स्पेसिंग यूज करेंगे, और पेज का आकार बदलना हम लेआउट यूज करेंगे। लेकिन मुझे चेंज करनी है फॉन्ट, और फॉन्ट की केस यहाँ पर है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89। एमएस वर्ड में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट क्या है? पेज ब्रेक करना है, तोड़ना है। तोड़ना है तो हम प्रेस करने पर एंटर, और एंटर के साथ आएगा हमारा कौन सा? कंट्रोल काम आएगा। कौन सा आएगा? कंट्रोल। कंट्रोल प्लस एंटर के माध्यम से क्या होगा? आपका एक पेज में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, पेज बट जाएगा, जहां पर आपका क्या होगा? कर्सर होगा वहां से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90। एमएस वर्ड में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का उपयोग किस लिए होता है? अरे प्रोटेक्ट करना है वैसा, सुरक्षा करनी है। सुरक्षा मतलब क्या करेंगे? पासवर्ड रखेंगे। क्या रखेंगे? पासवर्ड। कहीं पर दिखाई दे रहा? कॉपी थोड़ी बनाएंगे डॉक्यूमेंट का पेपर नहीं, ये आपका आता है किसके लिए? पासवर्ड बनाने के लिए, पासवर्ड के माध्यम से सिक्योर करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91। एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो करने को क्या कहते हैं? वर्तमान स्लाइड, प्रेजेंट, वर्तमान। वर्तमान मतलब एक ये होता है करंट स्लाइड, उस करंट स्लाइड की स्लॉट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, और संपूर्ण शुरुआत से करनी है, शुरुआत से करनी है तो F5 होगा। क्या होगा? F5। और आपके करंट स्लाइड से होगी आपके शिफ्ट प्लस F5 होगी, ठीक है। आगे देखिए 92। एमएस पावर पॉइंट में डिजाइन टैब का उपयोग किसके लिए होता है? अरे भाई साहब डिजाइन का काम डिजाइन देना है, थीम्स देना है। कहीं देखिए दे रहा है थीम्स? ये रहा आपके डिजाइन की थीम और बैकग्राउंड बदलना। डिजाइन की थीम और बैकग्राउंड बदलने का किस में होता है? डिजाइन टैब में होता है। किस में होता है मित्रों? डिजाइन टैब में। बस 8 क्वेश्चन हो रहे हैं, आपकी शॉर्ट टॉप एमसीक्यू की क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। जारी रखिए, हम आगे देख रहे हैं। चलो, एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस का उपयोग किसके लिए होता है? अरे भाई साहब अभी बताया, ट्रांजिशन का उपयोग होता है स्लाइड के लिए। क्या देखिए, स्लाइड बदलते समय जो इफेक्ट दिखाई देता है उसके लिए होता है। किसका उपयोग होता है? ट्रांजिशंस का। और एनिमेशन ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। 94। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की, ये रहा ये रहा आपके डुप्लीकेट। कंट्रोल प्लस डी होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 95। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। किसने किया? बर्नर्स-ली ने। इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब www.com ये होता ना, उसकी शुरुआत की थी, आविष्कार किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 96। आईपी एड्रेस का पूरा नाम? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का ये है यहाँ पे, ये रहा आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और आईएसपी पूछे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एग्जांपल एयरटेल जियो वोडाफोन, ये सारे किसके हैं? आईएसपी उधर है, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल के। और आईपी पूछे तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत सब किस वर्ष में हुई? भारत में इंटरनेट कब आया? भारत में इंटरनेट आया 1995 में। और कौन लेके आया था? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड लेके आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98। डोमेन ने .gov का अर्थ वैसा भी बताया था। gov कहीं पे भी आ जाए तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और .com आ जाए तो कॉमर्शियल होता है, और .edu आ जाए तो एजुकेशन होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99। IPv4 किसमें उपयोग कितने बिट्स का होता है? IPv4 होता है आपके 62 बिट्स का होता है। किसका होता है? 62 बिट्स का होता है, ठीक है। अब ये आपके लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है। ये क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर के माध्यम से ऑडियो को वास्तविक समय में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑडियो को वास्तविक समय में भेजने की प्रक्रिया क्या? ऑडियो और वीडियो को वास्तविक समय में भेजने की प्रक्रिया देखो, डाउनलोड करना होता है, अपलोड करना होता है, बफरिंग कोई समस्या होती है, इसमें आंसर होगा स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं सर, ऑडियो और वीडियो दोनों लाइव आपके साथ आ रहे हैं, वो कौन सा होता है? इंटरनेट के माध्यम स्ट्रीमिंग होती है, ठीक है। ये आपके टॉप 100 MCQ पूरे हो गए, सारे के सारे टॉप 100 MCQ पूरे हो गए। अब इसमें अगर आपको किसी को समस्या हो तो आप बता सकते हो, लेकिन जिस विद्यार्थी ने ये क्लास देख ली उसका बेड़ा पार है सर। क्या है? उसका बेड़ा पार है। अब मुझे बताओ, अब कौन बोलेगा सर मेरे सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है? अब कौन बोलेगा मेरे सिलेबस नहीं पढ़ा? अरे भाई अब तो सिलेबस तूने पूरा कर लिया, अब तो तुम्हारा सिलेबस पूरा हो गया। अब आराम से पेपर देख के आओ, कंप्यूटर का पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा। कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से अटेंड करोगे। एक एक क्वेश्चन को ब्रीफली और धीरे धीरे समझाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी आपके समय आपके जैसा कंप्यूटर पढ़ने को मिल जाए। और कोई भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उस समस्या का निवारण करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।